देखो अभी दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे पूरी दुनिया एयर पोल्यूशन को लेके बात कर रही थी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो सिर्फ ये बम पटाखे का मैटर नहीं है, या सिर्फ दिवाली के टाइम पे बात करने का मुद्दा नहीं है भाई साहब। ये मुद्दा ऐसा है ना जो साल के 365 दिन करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ। 2023 में लगभग 79 लाख लोगों ने खराब हवा के चलते दिल के रोग, फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर, इसकी वजह से ना 70 लाख लोगों ने दम तोड़ा। और जो इस बीमारी का होने का एक मेजर सबसे बड़ा रीजन था ना, वो था खराब हवा। तो भाई लोग, कैसा है हिंदुस्तान? सब मजे में। अभी ना हम ऐसा कह नहीं सकते, खास करके जो दिल्ली में रहता है। जो दिल्ली में रहता है ना, अगर आप सुबह सुबह उठते हो तो उसको ना एक गाना याद आता है, ये धुआं धुआं सा रहने दो मुझे, इस धुएं की आग में जलने दो। आवाज़ अच्छी है नहीं, लेकिन इस एयर पोल्यूशन ने ना हमारी आवाज़ और भी ज़्यादा ख़राब कर दी है। अकेले भारत की बात करें तो 2023 में 20 लाख लोगों ने इन बीमारियों के चलते दम तोड़ा था। और उनका जो सबसे बड़ा रीजन था, ये बीमारियां उन लोगों को क्यों हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार थी सिर्फ खराब हवा। तो जो हमारे भारत की खराब हवा है ना, लगभग पूरे देश की, कहीं कहीं छोड़ के कहीं कहीं अपवाद है, नहीं तो पूरे देश की हवा खराब है। जो एयर पोल्यूशन है ना, उसकी मात्रा कहीं ज्यादा है। आज की इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के बारे में समझेंगे कि एयर पोल्यूशन हमारे भारत में इतना कैसे है, क्या कभी खत्म होगा, या फिर हमें ऐसे ही ये धुआं धुआं सा रहने दो की आदत पड़ जाएगी। वो सारी चीजें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा मिस्टर रवि कुमार की। रवि कुमार दिल्ली में रहते थे। आपको पता, दिल्ली काफी आबादी वाला शहर है, जहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रोजगार है, काफी ज्यादा फैक्ट्री है। तो रवि कुमार भी दिल्ली में रहा करते थे। अचानक से उन्हें लगने लगा कि वो जब सुबह उठते हैं ना, तो उन्हें खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, और पूरे दिन जो उनका शरीर रहता है ना, वो थका थका सा रहता है। तो वो कुछ दिनों ऐसे चलता है कि शायद छोटी मोटी चीज होगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन एक दिन वो पहुंच जाते हैं, जब लगता है कि ज्यादा बढ़ रहा है, तो अचानक से डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर जो उन्हें बताता है ना, वो सुन के वो हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि रवि कुमार, आपके फेफड़ों में ना इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई है, यानी कि फेफड़ों में जकड़न। और डॉक्टर बोलता है अभी इसकी शुरुआत है, ये ठीक हो सकती है, लेकिन जो आपको सांस है ना, वो आपको बिल्कुल फ्रेश हवा में लेनी होगी। अब रवि कुमार के पास दो ऑप्शन था, या तो वो दिल्ली छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे बिल्कुल साफ हवा थी, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी चलती थी ना, वो दिल्ली ही देता था, क्योंकि दिल्ली में उनको काम मिलता था, तो उसको वो छोड़ के जा नहीं सकते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। दूसरा रास्ता अपनाने के लिए वो जब भी घर से बाहर निकलते, मास्क लगाते, घर पे बढ़िया वाला एयर प्यूरिफायर मंगाया, और बराबर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन फिर भी चीजें काम ना आई। रवि कुमार ने जाते जाते कहा था कि जिस धड़कते शहर यानी दिल्ली में मैं सांस लेता हूँ ना, और उसी धड़कते शहर की जो हवा है ना, वो मुझे बीमार कर रही है। और उसके कुछ महीनों के बाद रवि कुमार ये दुनिया छोड़ के चल बसे। उनकी सांसों ने काम करना बंद कर दिया। जो रीजन आया ना उनके मौत का, वो रीजन ये था कि जो दिल्ली की हवा है, इसमें PM2.5 जो एक कण होते हैं, वो बहुत छोटे मात्रा में होते हैं। मैं आपको PM2.5 थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये आगे कई बार आपको सुनने को मिलेगा। PM2.5 का मतलब होता है कुछ इतने छोटे छोटे कण जो हवा में आसानी के साथ घुल जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो अपने नाक के रास्ते से फेफड़ों में घुस जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं, जिसकी वजह से होता क्या है कि सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। आपको पता होगा ना, हमारा दिल ऐसे ऐसे धड़कता है, क्योंकि जैसे एक गाड़ी का पहिया रन करता है ना, वैसे हमारा एक सांस लेना भी रन करता रहता है। लेकिन जब यही PM2.5 ज़्यादा हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और फेफड़े काम करने बंद कर देते हैं, और एक दिन इंसान को दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है, जो कि रवि कुमार के केस में हुआ। देखो, ये कहानी जो है वो सच्ची है, बस मैंने नाम बदला है, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं थी कि रियल बंदे का मैं नाम ले सकूं। तो जो चीज़ रवि कुमार के साथ हुई ना, वो हमारे और आपके साथ भी हो सकती है। तो हम आप तो चाहेंगे नहीं कि यार इस गंदी हवा में हम सांस लें, क्योंकि हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे इनडायरेक्ट या डायरेक्टली। जिनकी इनकम ज्यादा है वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जिनकी इनकम कम है वो इनडायरेक्टली। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो वहाँ पे आप GST पे करते ही करते हैं। तो अगर हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम साफ हवा में सांस ले सकें। लेकिन क्या इसमें सिर्फ सरकार की गलती है? हमारी आपकी कोई गलती नहीं है। तो आइए इस मैटर को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली की, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हवा खराब रहती है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में किस वजह से जो हवा है ना, वो हमेशा खराब रहती है। सिर्फ दिवाली पे नहीं, ये साल के 365 दिन। हाँ, बारिश के टाइम पे थोड़ा सा जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो हवा थोड़ा सा साफ होती है। उसके अलावा हमेशा दिल्ली की हवा जो रहती है वो खराब ही रहती है। तो नासा के मुताबिक
मुताबिक जो दिल्ली के कुछ पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी, जो यहाँ पे किसान पराली जलाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है दिल्ली की हवा खराब करने में। पराली मतलब ये होता है, जैसे अगर आप धान समझते हो, धान की खेती होती है तो जो धान की फसल, धान जिससे चावल बनता है, जब वो फ्रूट्स फल निकाल लिया जाता है तो जो उसका पेड़ बचता है उसको किसान जला देते हैं। तो जब वो जलाते तो उससे काफ़ी धुआं सा हो जाता है, जिससे दिल्ली पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो दिल्ली में जो इतनी सारी कारें चलती हैं, लगभग दिल्ली या दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर रोजाना 1 करोड़ कारें रोड पे उतरती हैं। और जो इनसे निकलने वाला धुआं, जो ट्रैफिक में गाड़ियां खड़ी होती हैं तो वहां पे जो धुआं निकलता रहता है ना, ये भी दिल्ली की हवा बहुत ही ज्यादा खराब कर रहा है। क्योंकि इसमें ज्यादातर जो कारें हैं ना वो डीजल और पेट्रोल की कारें हैं, ईवी कारें बहुत कम है। तो गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा रोल है दिल्ली की हवा खराब करने में। और उसके बाद जो बहुत सारे निर्माण काम चलते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि जनरेटर चलते रहते हैं और वहाँ पे जब काम होता है तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है। जैसे मान लो किसी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही, तो आप उसके पास से निकलो, कितनी धूल मिट्टी रहती है। वहाँ पे जनरेटर भी लगभग हमेशा ही चलते रहते थे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है ना, वो भी दिल्ली को धुआं करने में कोई कसर छोड़ता नहीं। जैसे कि आप नरेला में देख लो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, भवाना में, नोएडा फेज 2, फरीदाबाद। तो फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं होता है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। और इसके साथ साथ जो कचरा और प्लास्टिक हम आप जलाते हैं या फिर जो हमारे म्यूनसिपालिटी वाले भी जला देते हैं, उससे भी दिल्ली की हवा काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। एक आंकड़ों की माने IIT कानपुर एंड TERI द एनर्जी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके मुताबिक 38% पॉल्यूशन दिल्ली में जो कारें चलती हैं, जो गाड़ियां चलती है, उनकी वजह से होता है। और जो पराली जलाई जाती है उससे 25 से 30% होता है। जो निर्माण कार्य होते हैं उससे 18% होता है। बाकी जैसे कि पटाखे और जैसे कचरा प्लास्टिक जलाना, बाकी के परसेंट उसमें आ गए। और दिल्ली की जब हवा साफ करनी है तो इन सारे रीजन्स पे हमें काम करने पड़ेंगे। सिर्फ एक रीजन्स पे काम नहीं करना पड़ेगा, कई सारे रीजन्स पे काम करना पड़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या दिल्ली की जो हवा है वो साफ की जा सकती है इन सभी रीजन पे काम करने के बाद? उसके लिए ना हम किसी एक शहर से कंपैरिजन करते हैं। जैसे अपना देश है एक चाइना, चाइना में एक शहर है संघाई। मतलब संघाई से हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जैसे दिल्ली के अंदर बहुत घनी आबादी है ना, वैसे संघाई के अंदर भी ठीक ठाक घनी आबादी है। तो अगर हम यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो जो यहाँ पे PM2.5 होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जिसमें बहुत ज्यादा छोटे कण होते हैं जो हमारे नाक से फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं। PM2.5 इंडिया में जो साल का एवरेज होता है वो 95% के आसपास होता है। वहीं संघाई की बात करें 28% मिलीग्राम के आसपास होता है। देख लो कितना ज्यादा फर्क है। वहीं 2011 एंड 15 एक डेटा के मुताबिक जो दिल्ली में PM10 जो कण थोड़ा सा बड़े होते हैं, जो कि हमारे नाक के रास्ते जब हम सांस लेते हैं रुक जाते हैं, जो दिल्ली में था वो 229 मिलीग्राम था, जो कि WHO के हिसाब से 15-20 गुना ज्यादा था। वहीं अगर हम यहाँ पे संघाई शहर की बात करें तो 28% के आसपास संघाई में PM2 की भी मात्रा है, जो कि WHO के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ 19-20 है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है जैसा कि दिल्ली में है। वहीं अगर हम यहाँ पे विंटर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जो एयर पोल्यूशन है ना भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल्ली में बढ़ जाते हैं। 2024 में तो एक दिन दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन था, जो PM2.5 की मात्रा थी, वो 602 तक का पहुँच गई थी भाई साहब। 602 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं जब 400 के आसपास था तो एक ABP की रिपोर्ट थी, वहां पे देखा था कि अगर 402 है एक्वाई तो आप समझ लो दिन की 11 सिगरेट पी रहे हो। तो अगर 602 है तो 15-16 मान लो। तो जो स्मोक नहीं करता समझ लो वो भी डेली अगर दिल्ली या दिल्ली NCR के अंदर रहता है तो 8-10 सिगरेट पी ही लेता है। वहीं अगर हम यहाँ पे संघाई की बात करें तो जो यहाँ पे एक दिन में सबसे हाईएस्ट एयर पोल्यूशन था AQI 158, जो कि हमारे दिल्ली में और दिल्ली NCR में आई थिंक तो बरसात के दिनों पे जहाँ पे हम कहते हैं कि सबसे कम है, वहाँ पे भी आई थिंक 158 रहता ही होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है बहुत ही ज्यादा है। तो थोड़ा सा अब ये समझते हैं कि संघाई में ऐसा क्या है जो कि पोल्यूशन ना के बराबर है। तो जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो गवर्नमेंट्स के जो रूल है वो संघाई में काफी ज्यादा खतरनाक है। 2013 में वहां पे एक कानून लाया गया क्लीन एयर एक्शन प्लान, जिसके तहत अगर हम बात करें तो कोयले से जितने भी कारखाने चलते थे उनको ना शहर से काफी दूर, थोड़ा नहीं कि बिल्कुल पड़ोस में आ जाओ, काफी ज्यादा दूर कर दिए गए। और उसके साथ साथ जो फैक्ट्रियां थी ना, उस पे काफी सख्त नियम लगाए गए और पूरे शहर के अंदर ना रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग जो होता है ना, उसका सिस्टम लगाया गया, जिससे हर
1 सेकंड का डेटा उनके पास आता रहे कि अभी जो संघई शहर का एयर पोल्यूशन है वो कितना है। तो इससे क्या होता है, उनको पता चलता रहता है, हर टाइम वो नजर रखते रहते हैं। और अपने यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें दिवाली के टाइम पे सिर्फ पटाखों से दिखता है कि अभी दिवाली आ रही, पटाखे दगेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, बाकी दिनों में हम भूल जाते हैं। जो कि संघई में हर दिन हर सेकंड नजर बना के रखी जाती है कि भैया यहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो देखो कहाँ पे ढिलाई हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ हम दिवाली पे बात करेंगे, बाकी के टाइम पे तो हमें पता ही नहीं होता कि एयर पोल्यूशन कितना है। संघाई के अंदर अगर कोई रूल्स तोड़ता है ना तो तुरंत जुर्माना लगा दिया जाता है या फिर इमीडिएटली फैक्ट्री बंद। अगर छोटी मोटी गलती करी है तो जुर्माना लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बड़ी गलती करी है ना तो फैक्ट्री ही बंद कर देते हैं। तो इतने कड़े नियम है वहाँ पे। और इसके साथ साथ ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो इलेक्ट्रिक कार्स है ना उस पे संघाई ने, या हम कहेंगे कि पूरे चाइना ने बहुत ज्यादा काम किया। जैसे अगर हम यहाँ पे पूरे संघाई के अंदर बात करें, 20 मेट्रो लाइन है, इलेक्ट्रिक बसें बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलती है। तो जैसे मतलब किसी को 2, 4, 5, 10 किलोमीटर जाना होता है ना तो वो अपनी कार का यूज ही नहीं करता, जो कि हमें आई थिंक दिल्ली में करना चाहिए। अगर हम 5 किलोमीटर जाते हैं तो मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर हमें डेली पैदल आना जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हेल्थ के मुताबिक माने तो हमें 10,000 स्टेप डेली चलने चाहिए। अगर आप 5 किलोमीटर जाते हो आते हो तो ये लगभग 10,000 स्टेप हो जाते हैं। तो अगर आपका जो ऑफिस है 5 किलोमीटर के आसपास होता है तो पैदल जाओ, पैदल आओ। 10 किलोमीटर के अंदर है तो साइकिलिंग आप कर लो। उससे ज़्यादा है तो मतलब कार यूज़ क्यों करनी। मेट्रो है तो मेट्रो में आराम से मोबाइल देखते हुए जाओ, रील देखते हुए जाओ, कुछ पढ़ते जाओ, बस पकड़ लो। लेकिन उसके लिए जो हमें ना ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, गवर्नमेंट को इसके लिए आसान बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कब आसान बनता है, क्योंकि अभी दिल्ली मेट्रो की बात करें ऑफिस के टाइम पे तो भाई साहब ऐसे धक्का मुक्की होती कि चढ़ा भी नहीं जाता। इसके अलावा जो सरकार है ना उन्होंने पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां ना उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया और ईवी पे जो है ना उस पर टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया। तो इससे क्या है कि ज़्यादातर जो कार है ना वो ईवी लोग खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल कारें कम खरीदते हैं। और दूसरी चीज़ ये है जिनको काफ़ी मतलब दूर जाना होता है ना वही कार से जाता है, नहीं तो वो टैक्सी, बस या मेट्रो से ही संघई में ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। वैसे भी वो ना कार निकालते हैं, जैसे हमारे यहाँ वीकेंड्स पे लोग पार्टी करते हैं, पार्टी तो वहाँ पे भी करते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे वो ज़्यादातर कार निकालते हैं कि चलो आज ऑफिस नहीं जाना तो अपनी कार से मस्ती करेंगे। बाकी 5 दिन ना वो मेट्रो, बस एंड ट्रेन से ही या साइकिलिंग या पैदल का ही सफ़र करते हैं अपने ऑफिस जाना आना। तो इससे पता क्या होता है कि जितनी कम गाड़ियाँ चलेंगी उतना कम धुआं होगा, ट्रैफिक पे उतनी कम भीड़ लगेगी, तो पोल्यूशन तो बहुत ही कम होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी उनको शहर से बाहर भेज दिया, लेकिन जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाती थी जैसे स्टील एंड सीमेंट जो कंपनियाँ थी उनको और भी दूर भेज दिया गया कि भैया तुम ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हो, तुम और भी दूर जाओ। और इसके साथ साथ ना हर फैक्ट्री पे सेंसर लगे हैं जो कि गवर्नमेंट को सीधा डेटा देते हैं कि कौन सी फैक्ट्री कितना पोल्यूशन कर रही है। अगर कोई भी कंपनी रूल तोड़ती है तो डेटा से क्या होता है कि वो पता चल जाता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट फिर उस पर एक्शन लेती है। तो इसलिए सभी कंपनियां दायरे में रह के काम करती हैं। और एक जो और बहुत बड़ा रीजन है जियोग्राफी एडवांचर। जो संघाई है ना वो समुद्र के किनारे बसा है, ईस्ट चाइना सी के किनारे बसा है। तो आपको पता है समुद्र के किनारे जो हवा है ना वो चलती रहती है, तो जो हवा होती है वो हमेशा पोल्यूशन को बहा के लेके चली जाती है। वहीं दिल्ली की बात करें, ये जमीन के अंदर है, इसके आसपास कोई ऐसे ही जगह है नहीं, ना तो कोई बहुत बड़ी पहाड़ियां है, ना तो कोई समंदर है। तो होता क्या है कि सर्दियों में खास करके जो दिल्ली की हवा होती है वो दिल्ली के अंदर ही इधर उधर घूमती रहती है। तो इसकी वजह से मतलब जो पोल्यूशन है ना वो बह के जा नहीं पाता। इसलिए आपने दिल्ली में देखा होगा कि जो पोल्यूशन है थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर हवा बह के नहीं जाएगी तो अपनी हवा हमेशा गंदी रहेगी, हम इसी गंदी हवा में सांस लेते रहेंगे। नहीं, हमें इसका भी सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम समंदर के किनारे नहीं बसे, हम बीचों बीच में बसे, लेकिन फिर भी हम साफ हवा में रहना चाहते हैं। और एक दो चीजें और हैं जो बताना जरूरी है। जैसे संघई की बात करें तो वहां पे जो कार है ना हर कोई खरीद नहीं सकता, उसके लिए वहां पे एक रूल है, लाइसेंस और लॉटरी जीतनी पड़ती है। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप कार खरीद नहीं पाएंगे। और हमारे यहाँ लाइसेंस तो बन जाएगा, दलाल बहुत बड़े हैं, पहले कार तो खरीद लें। लोग पहले कार खरीदते फिर लाइसेंस बनाते, वहाँ पे पहले लाइसेंस मिलेगा फिर कार खरीदेंगे, और लाइसेंस इतने आसानी के साथ नहीं मिलता। और दूसरी चीज वहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल बिकता है ना, जो उसमें सल्फर की मात्रा है ना वो भी बहुत ही कम है, 10 ppm, जो कि काफी कम होता है। इससे क्या होता है कि जो धुआं निकलता है गाड़ियों का उसमें उतना ज़्यादा पोल्यूशन होता नहीं है। और शहर के अंदर जो ग्रीन नीति है, मतलब ग्रीन सिटी बनाने का, उस नीतियों का पालन किया गया। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए, जंगल टाइप का बनाया गया, कचरा जलाना, खेतों में पराली जलाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और जहाँ पे भी उनको जगह मिली वहाँ पे पेड़ उठा के लगा दिए। तो इससे क्या है कि जो संघाई की हवा है ना वो काफ़ी ज़्यादा साफ है। अभी हमने कंपेरिजन कर लिया, अब इसी कंपेरिजन के हिसाब से ना दिल्ली की भी समझते हैं, क्या दिल्ली में हवा जो है वो साफ हो सकती है? क्योंकि अभी दिल्ली और दिल्ली
एनसीआर की हवा की बात सभी कर रहे हैं, और जब मैं भी इसी दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा बात करना बनता है। अभी दिवाली की रात पटाखे जलाए गए, उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है काफी ज्यादा, कई जगह पे 400, कई जगह पे 500 अलग अलग डेटा आया, लेकिन फिर भी एयर पोल्यूशन खराब था। मैं नहीं कहूंगा किसी पटाखों की वजह से ये हुआ, मैंने बहुत सारे रीजन आपको शुरू में गुनाए। तो सिर्फ दिवाली के टाइम पे एयर पोल्यूशन खराब नहीं होता, पूरे टाइम ही दिल्ली का एयर पोल्यूशन खराब होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे साफ हवा बहती है। जैसे अगर हम यहाँ पे सिक्किम की बात करें तो यहाँ की जो एक्वाई है लगभग 45 से 55 के आसपास रहती है, कि जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर 40-50 के आसपास एयर क्वालिटी है तो समझ लो जो एक्वाई है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी लगभग 50 से 60 रहती है। तो यहाँ पे कम क्यों? यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्रियां बहुत कम है, उसके अलावा जो ग्रीन बेल्ट है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब जंगल और ग्रीन मतलब पौधे बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से यहाँ की जो हवा है बहुत ही ज्यादा साफ रहती है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप भी सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, रहने के लिए देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब मजा आ जाता है, सांस लेने में फर्क आता है। जब वहां पे सांस लेते हैं ना तो ऐसा लगता है आह क्या सांस ले रहे हैं, और जब दिल्ली में हम सांस लेते हैं तो लगता है क्या ही सांस ले रहे हैं। तो बहुत ही फर्क है, समझने वाले समझ गए होंगे। वहीं ऐसा नहीं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला देश है, हमसे ऊपर आते हैं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश। वहाँ पे भी जो एयर कंडीशन रहती है, एयर क्वालिटी रहती है, काफी ज्यादा खराब रहती है। वहाँ पे भी जो PM2.5 का लेवल रहता है ना लगभग 100 या 97 के आसपास रहता है। 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। मतलब हम बच गए, हमारे पड़ोसी देश ने हमें बचा लिया। तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं। जो ये गंदी हवा है इसको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें, आपको, गवर्नमेंट को, सबको क्या करना पड़ेगा एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि जो कारें चलती हैं उनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले हमें यहीं पे काम करने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा हमें EV का प्रमोट करना चाहिए। जब जरूरत हो EV कार चलाएं, और जब जरूरत हो तभी चलाएं। जैसा मैंने बताया कि अगर 5 किलोमीटर के अंदर आपका ऑफिस है, आप काम करने जाते हो तो आप पैदल जाओ, 10 किलोमीटर के आसपास है तो साइकिलिंग करते हुए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, जो मेट्रो हैं, बसें हैं, इनकी जो सुविधाएं हैं ना आसान करनी पड़ेगी। जो कनेक्टिविटी है उसे भी आसान करनी पड़ेगी, सस्ता करना पड़ेगा, जिससे लोगों प्रमोट हो। अपनी कार से जाने के बजाय मेट्रो, बस इससे जाना पसंद करें। और जितनी भी टैक्सियां चलती है ना, एक भी डीजल एंड पेट्रोल टैक्सियां ना चलने दें, सारी EV टैक्सियां चलने दें। तो इससे क्या होगा कि जितनी कम कार रोड पे उतरेंगी उतना कम पोल्यूशन होगा। एक 2021 में जो रूल्स आया था उसके मुताबिक जितनी भी अनफिट कार्स हैं उन कारों को पूरी तरह से बैन कर देना। और जो किसान पराली जलाते हैं ना इनको भी रोकना चाहिए। रोकने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल जाके मना कर दो, उन पे तगड़ा जुर्माना ठोक दो, क्योंकि उनको सुविधा देनी पड़ेगी ना। मान लो अगर हम और आप खाना खाने बैठे हैं और एक कमरे में बैठे हैं और कमरे की लाइट चली गई तो खाना खाने में हमें दिक्कत होगी, हमें ऐसे ऐसे अंधेरे में ढूंढना पड़ेगा, मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ेगी या कुछ। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हमें खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। गवर्नमेंट हमें अगर गैस सिलेंडर देगी तो हमें लकड़ियों से खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो ऐसे को किसान जो पराली जलाते हैं, पराली ना जलानी पड़े उसके लिए कुछ चीज़ें उन्हें मुहैया करानी पड़ेगी। जैसे डिंग पोजर मशीन किसानों को मुहैया करानी पड़ेगी, हैप्पी सीडर आती है वो भी आपको मुहैया करानी पड़ेगी। पराली से बायोगैस बन सकती है, ये किसानों को सिखाना पड़ेगा। तो मतलब इससे क्या होगा कि पराली वेस्ट नहीं होगी, उससे बायोगैस बन जाएगी। जितने भी ऑप्शन बनते हैं ना वो सारे ऑप्शन किसानों को अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। देखो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कोई भी काम करो, सभी काम में शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक बार आप किसी चीज को करने लग जाते हो ना तो धीरे धीरे ना उस काम की आदत हो जाती है, फिर उसी काम में मजा आने लगता है। तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन शुरू करो, कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना जब तक शुरू नहीं करेंगे कामयाबी कैसे मिलेगी, तो शुरू तो करना ही पड़ेगा। और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं ना जो यहाँ से धुआं निकलते हैं ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक इसको कंट्रोल नहीं करोगे तब तक हवा साफ हो ही नहीं सकती। हर फैक्ट्री में जो आपको पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होता है ना वो लगाना पड़ेगा, जिससे आपके पास डेटा आता रहे कि कौन सी फैक्ट्री कितना पोल्यूशन कर रही है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी जो होती है उसका भी प्रयोग बढ़ाना पड़ेगा, उसका भी यूज ज्यादा करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपके पास डेटा आता रहेगा ना कि कौन सी फैक्ट्रियां कितना पोल्यूशन बढ़ा रही हैं, तो उसी हिसाब से आप उनको ग्रीन सर्टिफिकेट बांट सकते हैं कि भाई हाँ तुम्हारी जो फैक्ट्री ये कम पोल्यूशन कर रही है तो तुम चला सकते हैं, तुम्हारी जो फैक्ट्री ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है इसको आप चला नहीं सकते, इस पे जुर्माना लगेगा या तो बंद होगी। तो उस हिसाब से जो फैक्ट्रियों के मालिक है ना फिर अपनी फैक्ट्रियों को ना क्लीन रखेंगे। जब तक जुर्माना या बंद नहीं होगा ना तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। इसके अलावा जैसा कि संघई में हमने बात किया तो शहर से थोड़ी दूर नहीं, बिल्कुल चिपक के नहीं, काफी दूर आपको फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा
ताकि मतलब वो जो फैक्ट्रियों की हवा है वो शहर के अंदर ना आ पाए, आए तो काफी देर से आए, काफी मतलब मिक्स होकर आए। जैसे दिल्ली में बात करें तो एक मियावाती जंगल है, तो ऐसे ही आपको जहाँ पे जगह मिले जंगल बनाना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। ये पेड़ पौधे सिर्फ गवर्नमेंट ना लगाए, हम और आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं। जैसे एक मनी प्लांट आता है, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं। जहाँ पे भी हमें जगह मिले क्या करना, एक पेड़ लेके आओ, लगा दो, उससे अपने को देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा हवा भी साफ होगी। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पेड़ पौधे तो हम आप भी लगा सकते हैं। और जैसे नई नई कॉलोनियां बनती है, नई नई सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी में जब कोई सोसाइटी बने ना, तो गवर्नमेंट को एक रूल पास करना चाहिए कि भाई ये सोसाइटी है, आपके पास 10 एकड़ है, तो 10 एकड़ में आप इतनी दूर में आप ग्रीन बेल्ट बनाओगे और इतनी दूर में आप फ्लैट्स बनाओगे। वैसे जब कोई नया स्कूल बनता है तो नए स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे भाई इतनी दूर में आप बिल्डिंग बनाओगे, आपके पास 2 एकड़ की जगह है और इतनी दूर में आप पेड़ पौधे लगाओगे। तो ये रूल्स लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो कचरा होता है ना, प्लास्टिक होता है, लोग जला देते हैं, कहीं यहाँ पे कूड़े में आग लगा दी, कहीं वहाँ पे भी कूड़े में आग लगा दी। ऐसा करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और जो भी ऐसा करता है पकड़ा जाए उस पर जुर्माना लगाना पड़ेगा, तभी लोग सुधरेंगे। क्योंकि जब तक जुर्माना नहीं लगाओगे लोग सुधरते नहीं है ना। जब तक कहते हैं ना कि जब तक जेब ढीली ना करनी पड़े, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जेब ढीली करवानी पड़ेगी लोगों की। और दूसरी चीज, जैसे कोयला और डीजल, इनका जो उपयोग है ना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसके जगह पे बायोगैस जैसी चीजें हमें अपनानी चाहिए। और गांव में एक गोबर गैस बनती है, मुझे याद है बचपन में ना मैं गोबर गैस बना के घर की बल्ब जलाया करता था, तो उसे भी हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके साथ साथ गाँव में धूप अच्छी निकलती, तो वहाँ पे सोलर कुकिंग का सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे गैस ना चले, लोग सोलर कुकिंग सिस्टम से खाना बना ले। मतलब जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जागरूकता फैलाने के साथ साथ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ ना स्कूल में, कॉलेजों में मतलब एक चैप्टर ऐड करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, भारत की हवा साफ कैसे रखें। उसके लिए ना हमें बच्चों को जब सिखाएंगे बचपन से कि कूड़ा फेंकते नहीं है, जहां भी मौका मिले पेड़ लगाते हैं, ये चीज नहीं करते, वो चीज नहीं करते, जब उनको बचपन से आदत होगी ना कि नहीं ये चीज करेंगे तो अपनी देश की हवा खराब होगी, जब वो पढ़े रहेंगे तो शायद कम करें। और उसके बाद भी जो करता है, जब रूल्स बन जाए, नियम आ जाए, उसके बाद भी अगर कोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो उसके लिए फिर जुर्माना है, तगड़ा वाला जुर्माना लगाओ। 1 बार लगेगा, 2 बार लगेगा, तीसरी बार खुद ही सुधर जाएगा। वो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से हमें निकालना चाहिए। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी समझना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो ताली होती है सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो गवर्नमेंट को भी अपने एफर्ट लगाने चाहिए, हमें भी अपने एफर्ट लगाने चाहिए। अगर हम सभी लोग मिलके ठान ले दिल्ली की हवा साफ करनी है, पूरे हिंदुस्तान की हवा साफ करनी है, और आज से ही सारे लोग लग जाए, तो मेरा यकीन मानिए 5 से 10 सालों में ना हिंदुस्तान की, दिल्ली की हवा साफ हो सकती है। जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, संघाई की जो हवा है काफी ज्यादा साफ है, दिल्ली की जो हवा है काफी ज्यादा खराब है। मैं मोटे मोटे कारण फिर से गिना देता हूं आपको। सरकारी नियम की बात करें तो दिल्ली में बहुत ढीले हैं और संघाई में बहुत ही ज्यादा कड़े। फैक्ट्रियों की बात करें तो दिल्ली में शहर के अंदर है, संघाई में शहर के बाहर। दिल्ली में जो गाड़ियां ज्यादातर पेट्रोल एंड डीजल कार हैं, वहीं संघाई में ज्यादातर ईवी कारें चलती हैं। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिल्ली में बहुत ही सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहीं संघाई की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसीलिए लोग अपनी कारों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना पसंद करते हैं। तो सीधा सीधा है, कुछ चीजें हमें बदलनी है और बदलाव जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारी तो ज़िंदगी कट रही है, 35-40 साल के हम होने वाले हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना उनको भी यहीं पे रहना है, यहीं पे सांस लेना है। तो हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कैसी हवा छोड़ के जाना चाहते हैं। तो शुरुआत हमें और आपको करनी पड़ेगी। जब हम आप करेंगे तो शायद गवर्नमेंट भी जागे, हमें और देख के और भी लोग जागे। वो कहते हैं ना अकेले से क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे एक डायलॉग याद आता है, अकेले ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हर एक बंदा शुरुआत कर सकता है। आज से मैं कर रहा हूँ, आप भी करना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जबरदस्त वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।